स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। और हमारा टॉपिक चल रहा है संरचनावाद। संरचनावाद में हम इससे पहले के वीडियो में एंथनी गिडिंग्स के सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद संबंधी माइकल फुकाल्ट के विचार। उन्होंने संरचनावाद के संबंध में जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया वो क्या है। माइकल फुकाल्ट फ्रांस के विचारक हैं और वो संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद दोनों से ही संबंधित हैं। उन्होंने अपने संरचनावाद के संबंध में भी सिद्धांत और विचार प्रस्तुत किए हैं और साथ ही उन्होंने उत्तर संरचनावाद के संबंध में भी अपने विचार और अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। माइकल फुकाल्ट ने पागलपन और अनाथालयों के आनुभाविक अध्ययन किए। उन्होंने पागल खाने में जो व्यक्ति होते हैं उनका और अनाथालय में जो बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, से जो बच्चे हैं जो अनाथालय में रखे जाते हैं, उनका उन्होंने आनुभाविक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया था। इन्होंने अपराध और सामाजिक नियंत्रण पर भी अपने बहुत अच्छे मौलिक लेखन कार्य किए हैं। माइकल फुकाल्ट के विचारों पर वेबर के तार्किक सिद्धांत, मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री हैं, उनका एक सिद्धांत दिया गया था तार्किक सिद्धांत, और कार्ल मार्क्स के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। यद्यपि वे मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी फुकाल्ट ने अनेक प्रकार के सिद्धांतों से प्रभावित थे, किंतु उनका संरचनावाद पर बहुत अधिक प्रभाव था, विशेष रूप से उत्तर संरचनावाद पर। फुकाल्ट को उत्तर संरचनावादी होने के साथ साथ उत्तर आधुनिकतावादी भी माना जाता है। तो इस प्रकार से माइकल फुकाल्ट की जो जीवनी है, उनकी जो विचारधाराएं हैं, वो संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, मार्क्सिज्म थ्योरी के भी समर्थन करते थे और उत्तर आधुनिकतावादी संबंधी विचार भी रखते थे। तो इस प्रकार से माइकल फुकाल्ट एक से अधिक विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। माइकल फुकाल्ट ने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए और इन सिद्धांतों पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए कुछ कृतियाँ, कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। कई बार एग्जाम्स में इन पुस्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1963 में लिखी गई इनकी पुस्तक है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1965 में लिखी गई। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966 में लिखी गई और द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 में लिखी गई पुस्तक है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट 1975 में लिखी। द हिस्ट्री ऑफ, इनका जो वॉल्यूम था वो 1976 था। द केयर ऑफ सेल्फ 1986 में लिखी गई पुस्तक है। माइकल फुकाल्ट ने ज्ञान के समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया है और उन्होंने अपने विचार, अपना ज्ञान, बातचीत, वार्तालाप, प्रवचन और भाषण आदि पर अनेक गवेषणात्मक कार्य किए हैं। उन्होंने शक्ति के उद्गम और विकास पर भी कार्य किया, जिसे शक्ति की वंशावली के नाम से भी जाना जाता है। माइकल फुकाल्ट ये जानना चाहते थे कि ज्ञान की उत्पत्ति के साथ साथ लोग अपने और दूसरों पर शासन कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान के आधार पर ही लोग शासन करते हैं। फुकाल्ट की रुचि ज्ञान और शक्ति के बीच संबंधों को जानने में थी। वह कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान है, उसके पास शासन करने की उतनी ही शक्ति है। इस प्रकार से माइकल फुकाल्ट ने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध को बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानी होगा, वो अपनी शक्ति का उतना ही अधिक सदुपयोग कर पाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि उसके पास उतनी ही अधिक शक्ति होगी। इसलिए माइकल फुकाल्ट ने ज्ञान की उत्पत्ति के साथ साथ लोगों पर, दूसरों पर शासन करने के लिए शक्ति का भी महत्व बताया था।
संरचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में भी विशेष चर्चा की गई है। इसका भी बहुत महत्व है। फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है? फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च की स्थापना जर्मनी में फ्रैंकफर्ट स्थान पर 1923 में हुई थी। वास्तव में ये संस्था फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय का ही एक विभाग ही था। यहाँ के इस विभाग के कुछ सिद्धांतवेत्ता न्यूयॉर्क में आए और इसके बाद कैलिफोर्निया में भी आने लगे। इन दो नगरों में भी जहाँ ये विद्वान गए, उन्होंने मार्क्स की परंपरा में संघर्ष सिद्धांतीकरण के संशोधन में लगातार काम किया। 1940 के दशक में ये विद्वान बिखर गए और इस संस्था को पुनः फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में संगठित किया गया। 1930 में मैक्स हॉर्खीमेयर इसके निदेशक बन गए। बाद के वर्षों में ये संस्था बराबर काम करती रही। 1932 से 1941 की अवधि में इन सिद्धांतवेत्ताओं ने विवेचनात्मक सिद्धांतीकरण को विकसित किया। अत्यधिक परिश्रम करते हुए भी इन सिद्धांतवेत्ताओं को कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई हो ऐसा नहीं है। हालांकि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के सिद्धांतवेत्ता थे, इन्होंने संरचनावादी अवधारणा के विकास करने के लिए और अधिक स्टडी करने के लिए महत्वपूर्ण परिश्रम किया, बहुत अधिक कार्य किए, लेकिन इन्हें विशेष रूप से उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाई थी। बात यह है कि इस समय विवेचनात्मक सिद्धांत के विकास के अनुकूलन था ही नहीं। इन्हीं दिनों में वामपंथी मजदूर वर्ग का आंदोलन यूरोप और अमेरिका में असफल हो गया। पहले विश्व युद्ध के बाद ये देश फासीवाद की गिरफ्त में आ गए। 1930 के दशक में स्टालिन के समय में रूसी क्रांति भी लड़खड़ाने लगी। अब विचारकों को लगने लगा कि मार्क्स के विश्लेषण में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। इधर औद्योगिक क्रांति के परिणाम भी सामने आने लगे। बड़े बड़े देशों का शिकंजा बढ़ गया, दफ्तरशाही जटिल हो गई और आम आदमी साध्य साधन के विवाद में विवेक पर बल देने लगे। समाज विद्वानों ने यह समझने लगे कि वेबर ने यूरोपीय समाज का जो विश्लेषण किया था वह सही था। इस तरह का बौद्धिक वातावरण विवेचनात्मक सिद्धांतीकरण के विकास के लिए निराशाजनक था। फ्रैंकफर्ट स्कूल को विकसित करने वाले सिद्धांतवेत्ताओं का यह दृढ़ तर्क था कि सिद्धांत और क्रिया को मिलाकर चलना चाहिए। इस तर्क का आधार मार्क्स द्वारा प्रयुक्त प्रैक्सिस था। सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जो क्रिया करने के लिए लोगों में जोश पैदा कर दे। दूसरी तरफ क्रिया भी ऐसी होनी चाहिए जो सिद्धांत में आमूल परिवर्तन उपस्थित कर दे। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वानों के लिए यह स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। वो बहुत चाहते थे कि विवेचनात्मक सिद्धांत शोषण और दमन का भंडाफोड़ करे, लेकिन उन दिनों राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व इतना अधिक तीव्र था कि वे सिद्धांतवेत्ता कुछ भी नहीं कर पाए। इस भांति समाजशास्त्र में आधुनिक विवेचनात्मक सिद्धांत का विकास तब हुआ जब यह आशा नहीं थी कि मार्क्स के आदमी के उद्धार करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ये सब होते हुए भी विवेचनात्मक सिद्धांतीकरण का विकास अमेरिका और यूरोप में दो चरणों में हुआ। पहला चरण 1932 और 1941 की अवधि का है और दूसरा चरण 1960 के बाद का है। पहले चरण में जिन सिद्धांतवेत्ताओं ने काम किया उनमें लुकाक्स बहुत अग्रणी रहे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनकी जो पहली कृति लिखी गई थी, हिस्ट्री एंड क्लास कंसिक्वेंस 1922, जब प्रकाशित हुई तब यह स्थापित हो गया था कि वे कोटि के विवेचनात्मक सिद्धांतवेत्ता थे, उच्च कोटि के विवेचनात्मक सिद्धांतवेत्ता थे। 1960 के दशक में हॉर्खीमेयर और एडोर्नो आए। वास्तव में कई अर्थों में लुकाक्स एक ऐसी कड़ी है जो हीगल, मार्क्स और वेबर की आधुनिक विवेचनात्मक सिद्धांत के साथ जोड़ते हैं। हॉर्खीमेयर और एडोर्नो की कृतियां 7वें दशक में आई। इन दोनों लेखकों ने विवेचनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में जो कुछ लिखा है वो मुख्य रूप से लुकाक्स की कृतियों का ही विश्लेषण है।
इन दोनों लेखकों के विवेचनात्मक सिद्धांत के बारे में जो समझ है वह लुकाक्स के पद चिन्हों पर ही है। सच में देखा जाए तो विवेचनात्मक सिद्धांत के विकास के दोनों चरणों के इन लेखकों ने जुर्गेन हैबरमास को अत्यधिक प्रभावित किया है। अर्वाचीन विवेचनात्मक सिद्धांतवेताओं में हैबरमास का नाम भी बहुत अग्रणी है। सच्चाई यह है कि हैबरमास को समझे बिना हम विवेचनात्मक समाजशास्त्र को समझ ही नहीं सकते हैं।